एक आपने अभिषेक सर बहुत बड़ी बात कही कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बस मेरे कहने से थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। पैसे का ना आज के समय पे बिल्कुल आपने सही कहा, सब भाग रहे हैं। ऐसा हो गया है कि किसी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है। जी। कौन से स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पे पैसे कमाने के लिए आपके हिसाब से? अगर मुझसे कोई पूछे सर, मैं तो ये कहूंगा एक यंगस्टर हो या जो भी हो, वो आज सोचता है कि मुझे बिजनेस चालू करना है, तो उसको पहला सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग में ये आता है, यार इसके लिए बहुत पैसा लगेगा और पैसा है नहीं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीने की कला। मैंने उस पर एक टॉपिक बनाया है सर, छोड़ने की कला। अगर आप गौर करें ना सर, हम पे छोड़ना भी नहीं आता। पैसा और बिजनेस आज के समय पे ऐसे दो शब्द हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया ही पावली हो चुकी है और भारत में भी इसका क्रेज आ चुका है। ऐसे में आप में से अक्सर काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार भाई कुछ ऐसा चीजें बताओ जो साइकोलॉजिकली बिहेवियरल वाइज मेंटली हमको हेल्प करे, जिससे कि हम बहुत सारा पैसा कमा सके, बिजनेस में ग्रोथ देख सके, एक अच्छे लीडर बन सके। चलिए आपको बिजनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको लीडर बनना है, एक अच्छे लीडर बन सके। बिजनेस की नींव होती है सेल्स, सेल्स कर सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो मैं एकदम परफेक्ट गेस्ट आपके लिए लेके आया हूं। 16 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अनुभव है और ये अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहते, मोटिव एक्शनल स्पीकर कहते हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे, आजकल काफी चर्चित हस्ती हैं ये। मैं बात कर रहा हूं अमर चौधरी जी के साथ। तो आज अमर जी को हम लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे ताकि आप लोगों को बहुत सटीक विश्लेषण और इनसाइट्स दे सके अराउंड द वर्ल्ड ऑफ मनी एंड बिजनेस। तो अमर जी कैसे हैं? अभिषेक सर, पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मंच साझा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और आपने इंट्रो में कमाल की 2 लाइन बोली हैं सर, मैं वहाँ से बात को उठाता हूँ। आपने कहा कि आजकल दुनिया पैसे के पीछे बावली हो चुकी है। एक अक्सर मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ, लोगों से बोलता हूँ कि पैसे को कभी भगवान मत मानिएगा। तो बोलते हैं सर मतलब जैसे आजकल हम भगवान मानने लगते हैं, तो उन्हें लगता है मैं भी ज्ञान दूंगा कि ऐसे भगवान नहीं मानना चाहिए। मैं कहता नहीं नहीं, मेरा रीजन कुछ और है। बोले जी क्यों क्यों ना माने पैसे को भगवान? क्योंकि मैंने कहा आज तक भगवान किसी को मिला नहीं है। अगर आपने पैसे को भगवान मान लिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पैसे को पैसा ही मानिए और आपको गारंटी से मिल जाएगा। एक आपने अभिषेक सर बहुत बड़ी बात कही कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बस मेरे कहने से थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए। अंतर क्या है? एक्चुअली मैं हमेशा एक शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर। अच्छा मुझे बताइए सर, भागना और दौड़ना दोनों शब्द हमें लगते हैं एक जैसे हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ जमीन आसमान का अंतर है। बताता हूँ सर कैसे। सर हम गली में से जा रहे हैं और कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो उस समय हम भागते हैं या दौड़ते हैं? तब दौड़ नहीं, तब भागते हैं। भागते हैं बिल्कुल। कुत्ते पुलिस से भाग रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर दे तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं या भागते हैं? भागते हैं। भागते हैं। बिल्कुल। जब आपकी इस एक्टिविटी का कोई पर्पस ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई गोल ना हो, आप रेंडमली भाग लें, आपको पता नहीं है इसका मंजिल क्या है, उद्देश्य क्या है, दैट इज कॉल्ड भागना। पर जब आप ओलंपिक में रेस में उतरते हैं, जब आप ग्राउंड में सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तब दौड़ते हैं या भागते हैं? दौड़ते हैं। दोनों एक्टिविटी सेम है सर। भागने में भी पसीना छूटता है, भागने में भी सांस फूलती है, भागने में भी आप थकेंगे, पर अफसोस कहीं पहुंचेंगे नहीं। दौड़ने में आपके पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप सुबह दौड़ने जाते हैं या रेस में दौड़ने जाते हैं ना सर, तो प्लानिंग करते हैं, ये वाले जूते पहनूंगा, ट्रैक सूट पहनूंगा, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, बादाम खा के जाऊंगा। तो जब आप कोई चीज़ सोचकर प्लानिंग के साथ एक्टिविटी सेम करेंगे तो वो दौड़ना कहलाएगी। लेकिन जब आप रैंडमली, पता कुछ नहीं है, दुनिया भाग रही थी हम भी भाग लिए, तो दैट इज कॉल्ड भागना। अफसोस ये है सर, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं इसलिए उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। और जो पैसे के पीछे आप जैसे लोग दौड़ रहे हैं वो तमाम लोग पैसे कमा रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई दौड़िए, खूब दौड़िए, बस भागिएगा मत ना। क्या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है सिंपल तरीके से, नटशेल में। जब आप गोल के साथ एक गोल सेट करके पर्पस, जब आपके पास एक मकसद है, उद्देश्य है, तो वो दौड़ना हो गया। जी जी जी। और विदाउट गोल जैसे कुत्ता, हाँ, दुनिया भाग रही थी तो हम भी भागे, हमें मालूम ही नहीं था सर। ओके ओके। मुझे एक चीज बताइए, जब पैसे की बात छिड़ी है, जी जी, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है लेकिन मैं आपके अंदाज में जानना चाहूंगा। पैसे का ना आज के समय पे बिल्कुल आपने सही कहा, सब भाग रहे हैं, बट ये ना बहुत ऐसा हो गया है कि किसी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है जी। मतलब मैंने देखा हुआ है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो महीने का अपने बिजनेस या जॉब से
4 लाख कमाते हैं, विच इज अ वेरी डिसेंट सैलरी आज के समय पे, डिपेंडिंग ऑन विच एवर सिटी, और आप दिल्ली, मुंबई, पुणे में भी रुक रहे हैं तो 4 लाख इज अ डिसेंट सैलरी अगर हाथ में आ रहा है। वो लोग भी परेशान है कि यार पैसा नहीं है। जी। और ऐसे लोग भी परेशान हैं जो महीने के 50,000 कमाते हैं, और 4 लाख वाला परेशान है तो 50,000 वाला तो स्वाभाविक सी बात है परेशान होंगे। तो ये थोड़ा-सा आप समझाने की, व्हाट इज़ इनफ? कितना पैसा इनफ होगा? सर वैसे तो एक बड़ी अच्छी लाइन चलती है इस पे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन मैं फिर भी इसको दूसरे लहजे में ले जाना चाहता हूँ सर। जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिल रहा है वो आपको पर्याप्त होना चाहिए। तो जब आप पैसे को नापना शुरू करें तो मैं ये कहूँगा पैसे की बजाय आप अपनी स्किल्स, योग्यता और मेहनत को नापिएगा। अगर उसके बराबर आपको पूरा मिल रहा है, मान लीजिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ही स्किल्ड हूँ कि मुझे 25,000 रुपये मिलें, तो मुझे 25,000 मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर वो पर्याप्त है। लेकिन अगर मैं स्किल्ड ज़्यादा हूँ, मेहनती ज़्यादा हूँ, टैलेंटेड ज़्यादा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे 25,000 मिल रहे हैं तो फिर आप दुखी रहेंगे, तंग रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलते थे ना, LHS इक्वल टू RHS, तो आप LHS को RHS से मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। और अगर वो मैच कर रहा है तो फिर मैं आपसे कहूँगा, एक टर्म होती है सर जो हमें ये सिखाया गया है कि संतुष्ट रहो। मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ सर। मैं कहता हूँ जो मिल जाए उससे खुश रहो, संतुष्ट मत रहो। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। हमारी समस्या ये है सर, हम संतुष्ट तो इतने से हो जाते हैं और खुश इतने में भी नहीं होते। अब मैं एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। एक लड़का छत पे खड़ा हुआ था सर, केले खा रहा था। अब केले खाते खाते ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरा। वो अफसोस करते हुए बोला, यार मज़े तो ये ले रहे हैं, ज़िंदगी तो इनकी अच्छी है, देखो यार क्या हवाई जहाज़ में लोग उड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हम यहाँ छत पर खड़े हुए केले खा रहे हैं, हमें तो ज़िंदगी ख़राब है। ये कहते कहते उसने वो केले का छिलका नीचे की तरफ फेंक दिया। अब नीचे उसका निगाह गई कि एक आदमी उस छिलके को उठा के खा रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको खुश रहना हो तो छिलके वाले को देखो, और जब तरक्की करनी हो तो हवाई जहाज़ वाले को देखो। हमारी समस्या ये है, जब खुश रहना होता है तो हवाई जहाज़ वाले को देख रहे होते हैं, और जब संतुष्ट रहना होता है, हाँ ठीक है इसको तो छिलके मिल रहे हैं, हम तो बहुत है। नहीं, थोड़ा सा अगर ये बारीक सा अंतर हम दोनों में समझ गए तो जीवन हमारा बहुत आसान बन जाने वाला है। और अगर आपने इसमें फ़िलॉसफी वर्ड यूज कहा है, मेरी कोशिश रहती है सर हम चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकल और साधारण शब्दों में समझें। तो इस चीज़ से बाहर निकलने का अगर मैं एक आसान सा तरीका बताऊं सर, तो फिर मैं कहूँगा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि मैं ग्रैटिट्यूड शब्द को सर, मैंने थोड़ा बहुत शब्दों पे काम किया है, मैं ग्रैटिट्यूड शब्द को बोलता हूँ ग्रोटीट्यूड। मैं इसको ग्रैटिट्यूड नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ग्रो एटीट्यूड। तो शब्द क्या बना? ग्रोटीट्यूड। अब देखो एक पंथ दो काज होने वाले हैं सर। ग्रेटिट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करने लगेंगे ना तो आप तरक्की भी करेंगे, पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। देखिए सर, अजीबोगरीब बात देखिएगा, कारण बताता हूँ उसका। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं सर हम आभार। और आभार शब्द पे गौर करिएगा सर, किसी भी शब्द में जब आ शब्द मिला दिया जाता है तो उसका अपोजिट बन जाता है विलम, मतलब विलोम बन जाता है। गमन, डिपार्चर आप देखते होंगे, तो फिर अराइवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आगमन। गमन का अपोजिट क्या है? आगमन। सफलता, असफलता। भार, आभार। जब आप ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, आभार व्यक्त कर देते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं, और हल्के इंसान को ऊपर उठाना आसान हो जाता है, प्रकृति के लिए भी, ईश्वर के लिए भी, और आपके साथी और दुनिया के लिए भी। तो फिर आप धीरे धीरे तरक्की करने लगते हैं, उठने लगते हैं ऊपर। और उससे बड़ी बात सर, आप खुश रहने लगते हैं। खुश कैसे रहने लगते हैं उसका, हाँ आपने कहा था ना भाई इतना मिलने के बावजूद भी लोग खुश क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन दे रहा हूँ सर जी। इस दुनिया की, इस समाज की, इस देश की, हर मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, हमारे समाज में कहिए, हमारे देश में कहिए, या आप तो इंडिविजुअलिज्म में कहिए, हमारे यहाँ आए हुए की इज्जत ही नहीं है सर, मिले हुए की वैल्यू ही नहीं है। आप और भाभी जी, मुझे नहीं मालूम अगर मैरिड है तो, आप और भाभी जी मिले हुए की, आए हुए की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है सर। आप और भाभी जी किसी शादी में चले जाइए, मैं गारंटी देता हूँ सामने वाले का पहला सवाल क्या होगा? बच्चे नहीं आए। जो नहीं आया वैल्यू उसकी है। आप और बच्चे चले जाइए, भाभी जी नहीं आई, भाभी जी और बच्चे चले जाइए, भाई साहब नहीं आए, आप तीनों चले जाओ, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, खाना खा लो। अरे लो, जो आ गया उसे कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें जो मिल गया उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, जो हमने हासिल कर लिया उसे कोई पूछ नहीं रहा। हमने जाना तो हमने ये जाना,
जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। जो नहीं मिल रहा ना उसके लिए हम इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, और हमारे दुखों का भी। और सर एक और कमाल की बात बताता हूँ, जो आपको चाहिए था वो ना मिलने का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मिल गया आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। समझाता हूँ सर कैसे। सर देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस बोलते हैं सर, जितना मुझे ज्ञान है, कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी फीलिंग और उनकी ना मेमोरी होती है। उदाहरण लेके बताता हूँ, एज ए स्पीकर, एज ए वक्ता, जब कभी हम स्टेज पर जाते हैं सर, तो स्टेज को टच करके पैर छू कर जाते हैं। मेरा सवाल सर, स्टेज तो नॉन लिविंग है, उसे कैसे पता चला कि आपने उसके पैर छुए? उसे कैसे पता मैंने उसके पैर छुए? और उसे पता ही नहीं है तो छू के रहे हो फिर? हम गाड़ी लेकर आते हैं तो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा ले जाते हैं, उस पर साथियाँ निकलवाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं। नॉन लिविंग गाड़ी को कैसे पता चला कि मेरी पूजा हुई है? क्यों ले जा रहे हैं हम, क्यों ढोंग कर रहे हैं? इसका मतलब हम जानते हैं ये ढोंग नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की फीलिंग और मेमोरी होती है। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, राम जी जब तीर चला रहे हैं, अर्जुन जब तीर चला रहे हैं, तो तीर चलाने से पहले उसको नमन कर रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी क्या है, मेमोरी है। और अब जहाँ जिस पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा हूँ सर, अगर आपने उसकी इज्जत नहीं करी जो आपको मिल गया, तो गारंटी देता हूँ सर आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। और अगर आपने उसकी इज्जत कर ली जो मिल गया, तो गारंटी देता हूँ आपको वो मिल जाएगा। फिर जो आप सोच रहे हो 4 से 8 पे पहुँच जाऊँ, गारंटी से 8 पे मिल जाएंगे। सिद्ध करके बताता हूँ सर, मुझे चाहिए थी कार, ठीक है, मिली मुझे बाइक। अब बाइक तो मुझे चाहिए थी, अब मैं बाइक की इज्जत ही नहीं कर रहा, वैल्यू ही नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। ना मैं उस पर कपड़ा मारता हूँ, ना मैं उसकी टाइम पे सर्विस करवाता हूँ, ना प्रॉपर पेट्रोल डलवाता हूँ, उसमें कुछ छोटी मोटी कुछ लग जाता है तो उसे ठीक नहीं करवाता हूँ। और ये सब कुछ देख रही है वो कार जिसकी मेमोरी है, जो आपको चाहिए। और वो दूर खड़ी हुई कार क्या सोच रही है चल सर, कि यार जिस आदमी पे इतनी सी बाइक का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसमें 1500 रुपये का पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, 2000 रुपये की इसकी सर्विस नहीं करवाई जा रही, मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई तो मेरी तो ये दुर्गति कर देगा। और कार डिसीजन लेती है नहीं भाई इसकी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। और अगर आपने उस कार की रिस्पेक्ट, उस बाइक की रिस्पेक्ट की होती जो आपको चाहिए नहीं थी, आप उसे कपड़ा लगाकर साफ रखकर सर्विस करवा कर रखते, तो वो कार सोचती यार जो इंसान उस बाइक की इतनी इज्जत कर रहा है, जो इसे चाहिए ही नहीं थी, उसे रानी बना के रख रहा है, तो मुझे तो महारानी बना के रखेगा। और वो कार खुद चल के आ जाती। अगर आपने उस 2 लाख की वैल्यू करनी शुरू कर दी, उस 1 लाख की इज्जत करनी शुरू कर दी, उस 50,000 की जो मिल रहा है, तो वो 5 लाख मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इस 5,000 की इज्जत आप करें ना तो वो 5 लाख मिल जाए। एक घर में 2 बेटे हैं सर, ठीक है, उनके घर में शादी हुई बड़े वाले की, उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो। मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, केवल उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो दहेज में। अब शादी में मिली स्विफ्ट। ओहो, दुखी हो अब गए। उन्होंने इस बहू के क्या, जो लड़की आई है घर में, अब उन्होंने उसको क्या रखना शुरू कर दिया, तंग, परेशान कर रहे हैं, दुखी, बिल्कुल। ना खाने को दे रहे, ना कपड़े अच्छे पहना रहे, ना बिहेव अच्छा कर रहे, दुखी रहने लगी लड़की, परेशान रहने लगी। सर मेरा सवाल, अभी उनके एक बेटा और बचा हुआ है, क्या उस दूसरे बेटे की शादी में अब स्कॉर्पियो मिलने की कोई उम्मीद? स्कॉर्पियो छोड़ दो, स्विफ्ट मिलने की उम्मीद। वाओ। अच्छा स्विफ्ट छोड़ दो, अरे। शादी होने की उम्मीद। अरे मोहल्ले पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता चल गया कि इन्होंने तो पहली बहू को ही बहुत तंग रखा हुआ है। अगर ये उस स्विफ्ट वाली को प्यार कर लेते, उसका ध्यान रख लेते, उसकी इज्जत रख लेते, उसको रानी बना के रखते, तो वो छोटा बेटा अभी भी बचा हुआ था। और इन्हें चाहिए थे स्कॉर्पियो, तो कोई और लड़की वाला सोचता कि यार जब इन्होंने इस लड़की की इतनी इज्जत की हुई है, तो अगर मैं स्कॉर्पियो दे दूंगा तो मेरी को कितना प्यार करेंगे, मेरी को कितना खुश रखेंगे। मिल जाती है ना स्कॉर्पियो, तो जो मिल गया उसकी इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। अगर पैसे की साइकोलॉजी समझनी है, और मैं गारंटी देता हूँ सर, एक्चुअली वो 50, एक बात तो बताइए, वो 50,000 भी है क्या पैसा? जी, बिल्कुल। और वो 5 लाख भी क्या है? और वो 10 लाख भी क्या है? अब मैं इसे 10 लाख को पिता मान लेता हूँ सर, और 5 लाख को बड़ा बेटा, और 50,000 को छोटा बेटा। आप किसी के घर के छोटे बेटे की इज्जत नहीं कर रहे, और आप सोच रहे हो उसके घर का बड़ा बेटा आपके घर आ जाए, तो वो 5 लाख आपके घर आ जाए, और आप ये भी सोच रहे हो कि उनके पिताजी भी आपके घर आ जाएं। ऐसा संभव है क्या? तो मैं कह रहा हूँ छोटे बेटे की इज्जत करो, छोटी बेटी की इज्जत करो। एक दिन बड़ा बेटा भी ये देखने आएगा मेरे भाई की बड़ी इज्जत है यार इस घर में, चलो मैं भी आऊँगा इस घर में चाय पीने, मैं भी इस घर में आऊँगा। वो 5 लाख भी आएंगे, फिर एक दिन पिताजी भी आएंगे, फिर एक दिन 15 लाख मम्मी भी आएंगी, एक दिन पूरा परिवार मिलकर 40-50 लाख आने लगेंगे। पर आपको उसके लिए करना क्या था?
उस छोटे बेटे की, जो छोटी रकम आ रही है ना, जो छोटा अमाउंट आ रहा है, जो छोटा पैसा आ रहा है, उसकी इज्जत करनी शुरू करें। क्या बात है। मतलब मुझे जो समझ में आया है ये चीज़ है कि जर्नी के हर लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बड़े उसमें जाना चाहते हो। डेफिनेटली वैल्यू करिए। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपके जर्नी का भाग बनेगा। रिस्पेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए अभी तक नहीं किया है तो मुझे इससे बहुत ही मतलब आप जिस हिसाब से एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप तो उसी के लिए जाने जाते हैं, इतने सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं। तो अब थोड़ा-सा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि एक पहला एक-एक करके हम इश्यूज सॉल्व जी करते जी हैं। जी जी, हाँ हाँ। आज अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस वीडियो को और एज रेंज हमारा बहुत बड़ा है, 15 टू 60 तक जाता है। अच्छा, हाँ, क्या बात इतना है। बड़ा खैर रेंज है। आपके चाहने वाले सर मैं देखता हूँ, नहीं, मैं खुद उनमें एक हूँ, मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ। नहीं, 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 बस कृपा है आप सभी की। तो इतने बड़े रेंज है, अब सबका अपना अलग पड़ाव होगा, कोई गलत इस चीज़ में गए होंगे, जो भी है। अब कोई भी व्यक्ति, एक यंगस्टर हो या जो भी हो, वो आज सोचता है कि मुझे बिज़नेस चालू करना है, तो उसको पहला सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग में ये आता है, यार इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा और पैसा है नहीं। तो पहला मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी दर्शक हमको अभी देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार एक बिज़नेस चालू करने के लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए, मेरे पास कौन-सा बैंक में 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास कौन-सा 50 लाख रुपए है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिएगा, पर सच्चाई ये है सर कि अगर आप किसी को ये सिद्ध करके दिखा दें कि आप में वो टैलेंट है, वो आप में, मेरी एक लाइन है सर, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भाई बिजनेस करने के लिए पैशन चाहिए, पैसा तो मुद्रा लोन पे भी मिल जाता है। अगर आपने किसी को दिखा दिया कि आपके अंदर सच में वो जिद है, वो जुनून है, वो टैलेंट है, वो स्किल्स हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए और वो आपके अंदर हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको पैसे देने वाले मिल जाएंगे। चाहे फिर आपको सरकार पैसे दे, चाहे आपको आपके दोस्त पैसे दें, चाहे आपको रिश्तेदार पैसे दें, या फिर आपको इन्वेस्टर पैसे दें, पैसे देने वाले मिल जाएंगे। पर उस पैसे देने वाले को आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं पैसे लेने लायक हूँ। हमारी समस्या क्या है सर, हम ये चाहते हैं कि कोई हमें हेल्प कर दे। मैं ये कहता हूँ, आपने कभी गौर किया होगा, अगर मुझे 3 फीट की दीवार बनानी है तो क्या इसके लिए वो आपने देखा छत डालते हैं तो हमें सपोर्ट देनी पड़ती है, छत डालते हैं तो हाँ, नीचे से बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। लगाने पड़ते हैं। तो क्या 3 फीट की दीवार बनाने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सर? तो सर जब आप छत तक पहुंचोगे तो सपोर्ट करने वाले निकल के आएंगे। आप 1-2 फीट में ये मत सोचो कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे। अभी आपने किया क्या है? हम क्या चाहते हैं, घर से निकलते ही सपोर्ट मिल जाए मुझे, नहीं। शुरू में लोग, आपने कभी नोटिस किया सर, एक बात, कभी मेरे एक मित्र हैं हिपो कॉर्पोरेशन के एमडी सुमित मिश्रा सर, ओके। उनसे एक दिन मैंने एक सवाल पूछा। अच्छा, चीज़ों को सर मैं बिहेवियर से जोड़ूंगा, मतलब चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो, मैं बिहेवियर से जोड़ूंगा। तो आपने कभी नोटिस किया है सर कि जैसे ही हम पाठ या पूजा करने बैठते हैं तो नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, इधर उधर के विचार आने लगते हैं। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। तो एक दिन मैंने सुमित सर से पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है? उनके बारे में मैं कहता हूँ एक्चुअली वो या तो काम की बातें करते हैं या राम की बातें करते हैं। तो वो बड़े ऐसे व्यक्ति हैं, धार्मिक, मतलब आध्यात्मिक, 37-38 साल के। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा, अमर भाई, भगवान जी के साथ एक मजबूरी है। भगवान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राक्षस तपस्या कर रहा है, मनुष्य कर रहा है या देवता कर रहा है। भगवान जी के साथ ये है कि अगर तपस्या पूरी हो गई तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, फल देना पड़े। आपने देखा, हमने तो पढ़े हैं कि राक्षसों को भी आशीर्वाद मिले। तो बोले होता क्या है, जैसे ही आप पाठ करने बैठते हो तो भगवान पहले ये चेक करते हैं डिजर्व भी करता है, लायक भी है या नहीं। मैं सबको कैसे दे दूं आशीर्वाद, सबको कुछ भी कैसे बना दूं? तो वो क्या करेगा, शुरुआत में ही आपको डिस्टर्ब करनी शुरू करेगा। और अगर आप शुरू में डिस्टर्ब हो गए तो भगवान का काम आसान हो जाता है कि चलो यार निकल गए, बढ़िया है। आपने कभी देखा गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब 5000 वैकेंसी आती हैं तो फॉर्म भरे जाते हैं 30 लाख। तो 30 लाख में से पहली बार जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम रिटन बोलते हैं, उसमें से कितने लिए जाते हैं? 5000 हैं तो 10,000 लेंगे वो, बिल्कुल। तो वो 4,90,000 को वहीं निकाल देते हैं। करेक्ट। तो भगवान जी भी ऐसे ही करते हैं। तो भगवान जी ये देखते हैं कि ये देने लायक है भी या नहीं भी। तो एक्चुअली जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो कुछ लोग आपके आसपास देख रहे होते हैं कि ये देने लायक है भी या नहीं है, सपोर्ट करने लायक है भी या नहीं है, कुछ दिन एफर्ट करेगा या नहीं है। देखो सर, होती क्या है, 3 तरह की विल पावर होती है। ठीक है। एक होती है आइस विल पावर, आइस। ठीक है। एक होती है चॉकलेट विल पावर, और एक होती है आयन विल पावर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, आइस समझ गए। कल ऐसे लोग जो एक ही बार में 2 सेंटेंस बोलते हैं, कल से जिम जाऊंगा, अभी तो गर्मी, अगले महीने जाऊंगा, मतलब उनकी विल पावर इतनी है, सेंटेंस में ये आइस में आ गए। ये आइस में आ गए, जरा से में पिघल गई। चॉकलेट वाले 2-3 दिन जाएंगे, चौथे दिन गायब हो जाएंगे। आयन विल पावर वाले जो 20-25 दिन लगातार जाएंगे, फिर जाते ही रहेंगे।
तो सपोर्ट करने वाला भी ये देखता है कि ये कौन से वाला है। ये आयरन विल पावर को देंगे। हाँ, जी। तो जब उसे पता चल जाता है ये आयरन विल पावर, मैं गारंटी देता हूँ देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, पर तब जब आप लायक होंगे। तो आपको सिर्फ अगर पैसे की समस्या है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी स्किल से डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपना टैलेंट डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपना जुनून डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपनी नॉलेज डिस्प्ले कर दीजिए, कोई ना कोई आपको पैसे की सपोर्ट कर देने वाला है। एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन कर दूँ सर, मेरा एक बड़ा क्लोज है मेरे टॉपिक, हालांकि काफ़ी पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वीडियो बात यहाँ तक भी पहुँचे। मैं तो कहता हूँ किसी दोस्त या रिश्तेदार से मांग लेना पैसा। एक्चुअली देयर इज अ टर्म जिस पर मैं आजकल बहुत काम कर रहा हूँ सर, दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कुछ चीज़ें, उस पर पूरा विषय पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मनुष्य को पॉजिटिव कर सकती थी, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती थी, जो हमारे युवाओं को बहुत आगे बढ़ा सकती थी, बड़ी चालाकी के साथ हमें उनके प्रति नेगेटिव कर दिया गया। उनमें से एक डायलॉग है, कभी भी अपनों से पैसे मत लेना, कभी भी रिश्तेदार या दोस्तों से पैसे मत लेना। करेक्ट। कारण बताऊं सर, अभी आपने सवाल पूछा था कि लोगों में जुनून भी है, टैलेंट भी है, सब है, पर दिक्कत किस चीज़ की है? पैसे की। और उन्हें मालूम था कि सच में इनके अंदर टैलेंट है, जुनून है, स्किल्स है, सब है, पर इन पे पैसे ही नहीं है। और इन्हें मालूम था अगर रिश्तेदार और दोस्तों ने आपस में मिलकर इनकी हेल्प कर दी तो ये बड़े आदमी बन जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में एक फितूर घुसाया हुआ है कि कभी भी रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मत लेना। मैं उल्टा कहता हूँ, अगर आप में टैलेंट है, दम है, स्किल्स है, तो आज ही रिश्तेदार के पास चले जाओ, आज ही दोस्त के पास चले जाओ, 10% का पार्टनर बना लो, 20% का पार्टनर बना लो, उसे पूरा प्लान दिखाओ, उसे अगले 5 साल का विजन बताओ, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये बड़ी चालाकी से रोका गया है सर। मैं इन पे 4-5 एक्चुअली भारत जैसे देश में, अभिषेक सर, आप, मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ, भारत जैसे देश में, और ये इसे मैं बोलता हूँ सर ट्रैपिंग, और बाकायदा इस पे पिछले 25-30 साल से काम हो रहा है सर। ओके, उदाहरण देके 25-30 साल से। हाँ, वो तो काफ़ी लंबे समय से रहा है। ठीक मैं है। बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे, जी। 4-5 उदाहरण देता हूँ सर। बिल्कुल। उनमें से एक उदाहरण देता हूँ पहले आपको। भारत जैसे देश में, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ सर, ये होम लोन तो अब 8-10 साल पहले आए हैं सर। भारत जैसे देश में जिसमें आज तक एक भी मकान किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं बना, मैं चुनौती देता हूँ सर, किसी से पूछ लेना आप, जब उसने मकान बनाया होगा तो बुआ जी ने 10,000 रुपये दिए होंगे, किसी दोस्त ने 20,000 ला के रख दिए होंगे, किसी फूफा जी ने कहा होगा अच्छा जब तुझसे पे बन जाए, जब देना भी तो रख ले, किसी दोस्त ने कहा होगा एक काम कर, हमारे देश में तो 10% गाड़ियाँ दोस्तों के नाम पे हैं सर, जो EMI चल रही है उनकी। ऐसे देश में लोगों को ये बताया जाता है रिश्तेदार किसी काम नहीं आते, दोस्त किसी के काम नहीं आते। भारत जैसे देश में जिसमें लड़की की शादी, चुनौती के साथ देता हूँ सर, 90% लड़कियों की शादी किसी ना किसी रिश्तेदार की मदद से होती है। इवन हमारे यहाँ तो ये भी सोचा जाता है सर, कान के कुंडल वो बुआ जी दे देंगी, हार वो मौसी दे देगी। उस देश में पिछले 40 सालों से ये समझाया जा रहा है, 30 सालों से ये दिमाग में बच्चों के, ये जो जैन जी है ना, इसके दिमाग में मोबाइल पे ही पैदा हुए हैं, और मैं इन बच्चों की गलती नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं सर, इन्हें मोबाइल पे बताया क्या जा रहा, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, दोस्त किसी काम नहीं आते, रिश्तेदार किसी काम नहीं आते। मैं कहता हूँ, मैंने अपने बेटे से एक बात बोल रखी है सर, बेटा जब काम आएंगे दोस्ती काम आएंगे, याद रखना। मैंने कहा नेटवर्क स्कूल में ऐसा बना, दोस्त बना जो तेरे दोस्ती काम आने हैं, ज़िंदगी में जब भी काम आने हैं। एक्चुअली उन्हें मालूम था कि अगर ये इस बात को समझ गए तो ये एक दूसरे की हेल्प करके क्या बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, कामयाब बन जाएंगे। हमें रोक दिया गया। 2-3 उदाहरण और दे देता हूँ सर ट्रैपिंग के। एक ट्रैपिंग का उदाहरण और दे देता हूँ। आपने आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बिल्कुल। दूसरे हंसते मुस्कुराते लोग बहुत कम मिलेंगे सर। उसका रीजन बता दूं सर, ये भी ट्रैपिंग है। अच्छा, आपको पॉजिटिव बोलते हुए लोग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। उन्हें उसका कारण बताता हूँ। इन्हें मालूम था कि अगर हमने पॉजिटिव बोला, सकारात्मक बोला, पावरफुल बोला तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम खुश रहने लगेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे रिलेशंस अच्छे होंगे, पॉजिटिव रहेंगे बिजनेस अच्छा होगा, हम तो तरक्की कर जाएंगे। तो पता इन्होंने हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया, अरे ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। और हम लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया पॉजिटिव। अब हम सारे दिन नेगेटिव बोले जा रहे हैं, सारे दिन नेगेटिव बोले जा रहे हैं, सारे दिन नेगेटिव वाले। और मैं एक, अभिषेक सर, एक हमेशा बात कहता हूँ कि मुझसे कोई पूछे, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बहुत किया है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अभिषेक सर कि ईश्वर शब्द पर ही संधि विच्छेद कर लो। ईश्वर, तो मैं इसकी संधि विच्छेद ऐसे करता हूँ, ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान हैं। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, 24 घंटा सारे दिन हमें पॉजिटिव कैसे नहीं बोलने दिया। चलो अगला उदाहरण देता हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा सर।
इन्हें मालूम था पॉजिटिव बोलेंगे कामयाब हो जाएंगे। तो हम सबके दिमाग में क्या फितूर बैठा रखा है, कभी आपके साथ कुछ अच्छा हो बढ़िया हो तो किसी को बताना मत, नहीं तो नज़र लग जाएगी। अब हम पॉजिटिव तो किसी को बता नहीं रहे। अब कोई पूछ ले और अभिषेक भाई काम कैसा चल रहा है, अभिषेक भाई ने पूछा अमर भाई कैसा काम चल रहा है, अरे क्या बताऊँ यार अभिषेक भाई बहुत परेशान हूँ, बस दुखी हूँ। क्यों? अच्छा बता दूंगा तो क्या लग जाएगी? नज़र। अब इन्हें लोगों को यही नहीं मालूम, मैं कहता हूँ कि मंत्र किसको बोलते हैं। सर आपसे कोई बोले मंत्र किसको बोलते हैं सर, कि कोई भी मंत्र किसी ने बताया, मान लो ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, तो उसे कितनी बार बोलने के लिए कहा जाता है? 108 बार, 51 बार, 21 बार, 1100 बार। क्यों सर? पहली बार में वो मंत्र क्यों नहीं है? अगर मैं एक ही बार बोल दूं तब क्यों नहीं है वो मंत्र? इसका मतलब एक बार में केवल वो शब्द है, पर जब उस शब्द को 108 बार बोल दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंत्र। और मैं ये कहता हूँ ये ओम नमः शिवाय पर ही लागू नहीं होता, ये धरती के किसी साधारण शब्द पर भी लागू है। अगर आपने कोई सेंटेंस, कोई शब्द बार 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 रिपीट कर दिया तो वो शब्द अभिमंत्रित होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंत्र में। और अगर वो मंत्र बन गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे सत्य सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। अब आप सारे दिन क्या बोल रहे हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और दिन में बोल रहे हो 25-30 बार, बन गए मंत्र। और मंत्र को सच होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप हम सारे दिन क्या, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप परेशान परेशान हूँ 25-30-50 बार में ये क्या बन जाता है? मंत्र। और मंत्र क्या है? जो सत्य होना ही है। अब दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो हमने नेगेटिव बोल बोल के बेकार बोल, दुनिया मतलब ये रिश्तेदार ऐसे, अब लोग क्या बोलते हैं, नहीं सर ऐसे ही हैं। मैंने कहा हाँ सच में ऐसे ही हैं, पर ये आपने बनाए हैं, ऐसे थे नहीं, क्योंकि आपने ऐसे मंत्र बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि यह कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। आपने बोल बोल के दुनिया ऐसी, ये ऐसी, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। पैसे के बारे में देख लीजिएगा। लास्ट ट्रैपिंग बताता हूँ सर जी। सबसे बड़ी ट्रैपिंग तो पैसे के बारे में की गई है। सबसे बड़ी ट्रैपिंग हमारे समाज में पैसे के बारे में की गई है सर। पैसे को हमारे समाज में पॉजिटिव दिखाया गया है, नेगेटिव? नेगेटिव ही दिखाया गया है। भाई भाई में क्या डाल देता है? कलेश करवा देता है, दरार डाल देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है। बिल्कुल। और मैंने थोड़ी देर पहले कही थी सर, हर नॉन लिविंग चीज़ की क्या होती है? मेमोरी, बिल्कुल, फीलिंग्स होती हैं। बिल्कुल। अब दो भाई बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, मैं और अभिषेक भाई बात कर रहे हैं, यार पैसा तो भाई भाई में क्या डाल देता है? दरार। और ये बात गेट पर खड़ा हुआ पैसा सुन रहा है, वो कहता नहीं यार भैया के घर में दरार नहीं डालूंगा, भैया के घर नहीं जाऊंगा, पैसा मुड़ के वापस ही चला जाता है। वो कहता ना भाई तुम एक काम करो, बिना दरार के रहो, मैं तुम्हारे घर आता ही नहीं। और ये कैसे डाले गई वो बताता हूँ सर, ये भी ट्रैपिंग है सर। पुरानी हिंदी फिल्मों पे गौर करिए सर, ठीक है। पैसे को विलेन के तौर पे दिखा गया है, हीरो के तौर पे। मुझे बताइए बड़ा बंगला किसके पास दिखाते थे? विलेन के पास। विलेन के पास। लंबी कार, एम्पाला लंबी कार, विलेन। महंगी सिगरेट, महंगी सिगार, विलेन। सूट बूट, विलेन। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हीरो हमेशा या तो मैकेनिक दिखा गया, कूली दिखा देते हैं, मैकेनिक, कुली, मजदूर। क्या दिमाग में क्या बताया सर, अनकॉन्शियस ब्रेन में हमारे क्या बैठाया गया कि अगर हीरो कहलाना चाहते हो, महान कहलाना चाहते हो तो गरीब बने रहना, क्योंकि पैसा आते ही तो तुम्हें क्या बना दिया जाएगा? विलेन। और हमारे समाज में चल क्या रहा है? बाबा रामदेव कैसे पेश करता है मिडिल क्लास बाबा रामदेव को? अरे बहुत बड़ा ठग है, दुनिया को आंख मार मार के, और ये तो करोड़ों रुपए कमा। मैंने कहा तुम्हें कैसे ठगाया भाई बाबा ने, बताना जरा कैसे ठगाया बाबा ने? हर बिजनेसमैन को, अंबानी जी को, अडानी जी को, कोई बिजनेसमैन उठा लो हमारे देश में, उन्हें कैसे पेश करते हैं हम लोग? जिसने भी पैसा कमा लिया, हमारे यहाँ तो डायलॉग चल रहा है ना, पैसा जमीर बेच के कमाया जाता है। मैंने कहा भाई साहब नहीं, ट्रेडिंग करके भी कमाया जाता है भैया, मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी कमाया जाता है, क्रिएटर बन के भी कमाया जाता है, बिजनेस ओनर बन के भी कमाया जाता है। पर दिमाग में क्या बैठा रखा है कि पैसा जमीर बेच के कमाया जाता है। नेगेटिव ही बनाया गया है। नेगेटिव, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दो काम कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जीवन में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, और ये सर यहाँ घटना भी घटेगी। अच्छा। अभी नीचे कमेंट आएगा, और उस कमेंट में एक लाइन होगी, बोलना बहुत आसान है। बिल्कुल। अभी मुझसे मेरा एक पॉडकास्ट था, उन्होंने, सर ने मुझसे पूछा कि सर अभी लोग कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर क्या बोला आपने? बोले जी बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर मेरा भी यही पॉइंट है। बोले जी मतलब? मैंने कहा यार बोलना बहुत आसान है तो कम से कम आसान काम तो कर लो। अगर आपको सच में लगता है बोलना बहुत आसान है तो मेरे कहने से आसान काम करके दिखाओ ना। बोलो 24 घंटे में बहुत खुश हूं, बोलो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, बोलो यार मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है, बोलो यार भगवान ने बहुत दिया है, बोल के दिखाओ ना। अगर आसान है तो, आसान काम ही नहीं हो रहा।
ये सेम चीज़ होती थी स्टार्टिंग में, अरे यूट्यूब पे तो बोलना बड़ा आसान है, यूट्यूब तो चालू करके यूट्यूब से कमाते। मैंने बोला आप कमाओ को 10 वीडियो डाले बंद हो गए लोगों के। बोले अरे अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही, व्यूज़ ही नहीं आते, ये नहीं आ रहा है। मैंने बोला पहले 700 वीडियोज़ डालो फिर जाके टिप्पणी करो। अभिषेक सर, मैं आपकी तरफ से, आप तो खैर यूट्यूब के एक बड़ा नाम, बड़ी नहीं, शख्सियत हैं, और तमाम उन लोगों की तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, हम जैसे छोटे जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमने जो गुजारे वो दिन काले नहीं देखे, तुमने हमारे दर्द भरे नाले नहीं देखे, और आपको समर्पित सर कि हमारे सर का ताज देखने वालों, तुमने हमारे पाँव के छाले नहीं देखे। वो मेहनत नहीं देखी जो दिन रात लग रही है। ये बोलना सच में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो और मैं तो कहता हूँ अगर आसान है तो कृपया करके करिएगा इस काम को, करिएगा इस काम को। क्या मतलब बेहतरीन तरीके से आप लोग समझा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस तो इसके बाद पार्ट 2 भी बोलने वाली है। लेकिन कमिंग बैक टू अनदर एस्पेक्ट, हम पैसे की जब बात कर रहे हैं तो मुझे एक और चीज़ समझनी है। आपने ये बहुत सही चीज़ कही, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में पैसे को एक विलेन ही बताया गया है कि अगर किसी ने बहुत पैसा कमाया तो गलत काम ही किया होगा। जैसे आपने बाबा रामदेव जी का एग्जाम्पल दिया, ये सारी चीज़ें दी हैं। उद्योगपति में भी यही होता है, यार गलत काम करते हैं लोग, करप्टेड है, करप्शन के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया गया है। अभिषेक सर, पिछले सवाल के जवाब में अगर आप कहें तो मुझे आप बिल्कुल 30 सेकंड और बात कहूं। आप बिल्कुल बोलिए। सवाल ये महत्वपूर्ण था कि वो पैसा आए कैसे। हाँ, एक्चुअली सर हमें क्या लगता है, मैंने कहा था स्किल्स, टैलेंट, हुनर। मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब मैं सेल्स पर बोलता हूँ सर, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे ताऊ जी के बेटे जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, राजीव चौधरी जी, वो मेरे आइडियल आदर्श हैं। उनकी एक लाइन, मतलब इतना कमाल की बात वो बोलते थे, वो ये कहते थे सर कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। अभिषेक सर मुझे ये बताइए, पानी की जरूरत रेगिस्तान को है या समुद्र को है? रेगिस्तान को। फिर सारी नदियाँ और दरिया रेगिस्तान में क्यों नहीं गिर रही? गिर कहाँ रही हैं जाके? एक्चुअली जो ऑलरेडी भरा हुआ है सर, उसे ही दुनिया भरेगी। हमें क्या लगता है कि मैं जाकर ये कहूँ जी मेरे पास काम नहीं है, अरे सर मेरी मदद कर दो, नहीं करेंगे। मेरे कहने से थोड़ा सा उल्टा कर लो, भरे जाओ, भरे। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ सर, मेरा गांव है चिरोड़ी, और तमाम ये देश में ये नियम, हमारे घर में बुआ जी या बेटी आती हैं। देखो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल, अच्छा मैं, मेरे बारे में ही कहा जाता है सर मैं कोई वो काम नहीं करता जो यूट्यूब और गूगल कर दे, मीन्स बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बिल्कुल, वो दिख ही रहा है। भरे को भरती है का उदाहरण देता हूँ सर। हमारी बहन आई या हमारी बुआ जी आई सर, और वो खाली हाथ आई, तो हम चलते समय भेंट के तौर पे बोलते हैं, मान के तौर पे 100 रुपये दे देंगे। लेकिन सर अगर वो 1 दर्जन केले लेकर आई होती तो भी हम 100 रुपये देते क्या? फिर हम क्या सोचते हैं, यार 80-90 के तो यही ले आई, तो अब उन 100 की जगह हमें कितने देने, उन्हें 250 रुपये भेंट के तौर पर। और अगर वो एक मिठाई का डब्बा भी ले आती तो फिर हमें लगता है यार 300-400 तो इनके ही खर्च हो गए, तो हम उस 250 को कितने में बदल देते, 500 में। और अगर वो एक जोड़ी कपड़े भी ले आते हमारे बच्चे के, तो अब 2100 लेकर जाती। मेरा सवाल, ये 100 रुपये से 2100 तक पहुंची कैसे? जितना वो उधर से भरी हुई आई, इतना वो इधर से भरी हुई गई। मैं तमाम सुनने वालों से कह रहा हूं, अगर मार्केट से भरे हुए आना चाहते हो तो सुबह घर से भरे हुए जाओ। किससे? नॉलेज से भरे हुए जाइए, एनर्जी से भरे हुए जाइए, उत्साह से भरे हुए जाइए, जोश से भरे हुए जाइए, और फिर उधर से पैसे से भरे हुए आ जाइएगा। कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर देगा, कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर देगा, कोई ना कोई आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर देगा। पर आप खाली जाएं और फिर सोचें कि मुझे कुछ दे दो, नहीं देने वाले। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप स्किल्स दिखाओ, आप टैलेंट दिखाओ, आप उत्साह दिखाओ, एनर्जी दिखाओ, जोश दिखाओ, कोई ना कोई आपको पैसे की सपोर्ट कर देगा। कौन से स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पे पैसे कमाने के लिए आपके हिसाब से? अगर मुझसे कोई पूछे सर, मैं तो ये कहूँगा, एक तो आपको अपनी फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है उसके बिना तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मुझसे बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या पैसे कमाने के लिए मुझसे पूछे, तो मैं तो इसे पीपल स्किल्स से जोड़ता हूँ सर। पीपल स्किल्स, देखिए अगर आप पैसा किसी ऐसे काम से कमाना चाह रहे हैं जो इंडिविजुअल करके होता है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको, नो डाउट, पहली शर्त तो क्या है, आपको अपने बिजनेस या अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। सर मेरा अपना मानना है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर बोरी को खड़ा करना है, बोरी बोलते हैं ना सर वो सामान वाली, अगर बोरी को खड़ा करना है तो उसे भरा होना चाहिए, नॉलेज से भरा होना चाहिए, उसे अपने ज्ञान होना चाहिए अपने फील्ड का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं और गाड़ी की फीचर सामने वाला बताता है, तो वो कभी आपको ये बताता है कि सॉरी इसमें इंजन भी है? अरे यार इंजन तो मैं एक्सपेक्ट ही करके जा रहा हूँ ना,
करेक्ट। अब वो ये तो कहेगा नहीं सर इसमें पहिए भी मिलेंगे आपको। अरे भाई इतना भी क्या, ये तो मिलेंगे, वो तो एयरबैग की बात करेगा ना सर। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप उस इंडस्ट्री में जा ही क्यों रहे अगर नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज तो बेसिक डिमांड है। मैं कह रहा हूं बड़ा बनना है तो क्या हो, उसके लिए चाहिए सर पीपल स्किल्स। अभिषेक सर मैं हमेशा कहता हूं कंपनी लोगों से नहीं, लोगों से वो डिजाइन करवाते हैं, कंपनी लोगों से नहीं लोगों से बड़ी होती है, लोगों से बनती है। अगर आप लोगों से बनाना सीख गए, लोगों को डील करना सीख गए, बिजनेस कैलकुलेशन का काम नहीं है सर, बिजनेस इमोशन का काम है। और जिस दिन मैंने अभी टैपिंग कही थी सर, हमें इमोशंस के बारे में भी नेगेटिव किया गया। कैसे? इवन आपने एक डायलॉग सुना बी प्रोफेशनल। हाँ। आपने कभी इस बी प्रोफेशनल स्टेटमेंट के पीछे की सच्चाई और सोच समझ के देखी है? जब वो बी प्रोफेशनल कह रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं बी बेईमान, वो कह रहे होते हैं बी चालाक, वो कह रहे हैं अपना काम निकालो भाड़ में जाए जनता। ना ना, आप कभी बी प्रोफेशनल सुनना आज के बाद गौर करके सर। मैं कहता हूँ बी प्रोफेशनल के नाम पे आदमी ये क्यों नहीं कहता कि एक्स्ट्रा सर्विस दो। भाई बी प्रोफेशनल का तो मतलब ये हुआ कि मैं 100 रुपये ले रहा हूँ अपने क्लाइंट से और 110 का उसको रिटर्न दूँ या सर्विस दूँ, ये हुआ ना बी प्रोफेशनल होना। हमारे यहाँ बी प्रोफेशनल, यार अभिषेक भाई आप सबसे मिला मत करो, आप यूँ ही सबसे मिल लेते हो, आप ना फ़ोन मत उठाया करो, सबके डायरेक्ट बात कर लेते हो। मतलब हमारे लिए बी प्रोफेशनल का मतलब होता है बदतमीज हो जाओ, बी प्रोफेशनल का मतलब होता है काम निकलने के बाद पहचानना बंद कर दो। नहीं जी, मैं कहता हूँ सच में अगर बी प्रोफेशनल होना है तो लोगों से जुड़ना सीखिए। इमोशंस को कैसे नेगेटिव किया गया मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ। इमोशंस हमें कमज़ोर बनाते हैं या मजबूत बनाते हैं सर? कमज़ोर बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर, सबसे बड़ा झूठ। और हमारे दिमाग में क्या बैठा रखा है कि इमोशंस क्या कर देते हैं सर? कमज़ोर बनाते हैं। हिंदी फिल्में देखते होंगे अभिषेक सर, बिल्कुल। पुरानी हिंदी फिल्में देखें, बिल्कुल। हीरो पिट रहा है, बुरी तरह पिट रहा है, बुरी तरह पिट रहा है और मतलब बेहोश होके बस ऐसे पड़ गया, बस मरने ही वाला है। बिल्कुल। तभी हीरो को इमोशंस आते हैं कि इन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया था। तभी उसे याद आता है मेरे बाप को फांसी पे चढ़ाया था, तभी याद आता है मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। मरा हुआ हीरो उठकर 50 को मार देता है। इमोशंस कमजोर कैसे बनाते हैं हमें? इमोशंस तो हमें ताकतवर बनाते हैं। मेरा एक टॉपिक है सर पावर ऑफ पर्पस, उसमें मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ। मेरे सामने लोग बैठे हुए थे, यहाँ पूछ लेता हूँ किशन भाई कितना वेट उठा लेंगे? 80 kg उठा लेंगे। भाई जी कितना उठा लेंगे? 50 मान लें। सर कितना उठा लेंगे आप मैक्सिमम? 60। और मैं कह रहा हूँ सर अमर चौधरी कह रहा है 70 किलो, किशन भाई कह रहे हैं 80, भाई जी कह रहे हैं 50, आप कह रहे हैं जी 60 और अमर चौधरी कह रहा है कि मैं मैक्सिमम 70 किलो उठा लेता हूँ सर। अभी एक भूकंप आता है सर, भूकंप में छत गिरती है और उस छत के नीचे हम चारों का सगा छोटा भाई दबता है और उस छत का वजन, उस पिलर का वजन जिसमें हमारा छोटा भाई दबा हुआ है, हमारे द्वारा बताए गए वजन से 20-20 किलो ज़्यादा है। क्या लगता है सर उठा लेंगे या नहीं उठा लेंगे? किशन भाई उठा लोगे? भैया उठा लोगे? सर उठा लोगे? क्यों? हम तो कह रहे थे 60 ही उठाएंगे, हम तो कह रहे थे 70 ही उठाएंगे, आप तो कह रहे थे 80। फ़र्क इससे नहीं पड़ता सर पिलर में वजन कितना है, फ़र्क इससे पड़ता नीचे कौन दबा हुआ है। इमोशंस इमोशंस इमोशंस, वो मेरा भाई है। और हमें कैसे दिमाग में बैठा दिया गया? इमोशंस क्या करते हैं आदमी को कमज़ोर बना देते हैं। और हमें क्या सिखा दिया गया? लोगों से अलग रहो, लोगों से ज़्यादा मतलब मत रखो, इसलिए हम बिजनेस में कामयाब नहीं हुए। आप कभी नोटिस करना सर, भारत में जितने भी रतन टाटा साहब किस लिए जाने जाते हैं, इन लोगों की खूबी क्या थी सर? इन लोगों की खूबी ये थी कि इनका इमोशनल कनेक्ट अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ इतना ज़बरदस्त था। तो मुझसे अगर कोई पूछे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहला अपने फील्ड की नॉलेज हो, दूसरा आपके अंदर होनी चाहिए पीपल स्किल्स, इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट की ताकत बताता हूँ सर, लोगों से हमें क्यों कनेक्ट। और इमोशंस दिल से आते हैं सर, दिमाग से आते हैं? दिल, सारा खेल ही दिल का है। मैं दिल की पावर बताता हूँ सर। और बिजनेस में जिसने दिल लगा लिया, हमारे समस्या ये है कि सब दिमाग लगा रहे हैं, बिजनेस में जिसने दिल लगा लिया सर, अब दिल की पावर बताता हूँ। बॉलीवुड में आपने दिल पर कोई गाना सुना है क्या सर? बॉलीवुड में तो बहुत है, एक दो सर, जैसे वो क्रिश का हो गया, दिल ना दिया दिल ना दिया, दिल तो है दिल, दिल तो टूट पागल गया, है, दिल तो पागल है। हाँ। हजारों, मैं तो कह रहा हूँ लाखों गाने होंगे सर, हाँ बिल्कुल। एक भी गाना दिमाग पे सुना है सर? याद तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। एक गाना, चलिए आप में से किसी ने सुना हो तो बता दीजिए। कमेंट्स में बताओ भाई, दिमाग का कोई गाना हो तो। है ही नहीं धरती पे दिल, हाँ दिल के तो बहुत गाने हैं। दिमाग पे सिर्फ एक ही गाना है सर, वो भी कहता है गोली मार भेजे में, हाँ मैं बोलने वाला था यही। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, इतनी औकात है इसकी। और हम हर जगह क्या लगा रहे हैं? दिमाग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दिमाग मत लगाइए, पर दिमाग लगाइए कैलकुलेशन में, दिमाग लगाइए प्लानिंग में, दिमाग लगाइए एक्सपेंशन में।
पर जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ तो क्या लगाइए, दिल। तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, हम जो गलती कर रहे हैं सर, तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था। जहां तुम बुद्धि लगा कर आ रहे हो तुम्हें वहां दिल लगाना चाहिए था। वाह 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 वाह। जिन चीज़ों में बुद्धि लगा रहे हैं ना अपनी टीम के साथ, ये इसने इतने बजे खाना खा लिया, ये इतने बजे लेट आता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, अरे उन लोगों के साथ तो दिल लगाओ, क्लाइंट के साथ तो दिल लगाओ, उसकी 100 समस्याएं होती हैं। एक वर्ड आता है सर बिजनेस में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्स में, मैं कहता हूँ ये टर्म ही गलत है, मैंने इसको नाम दिया ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग। वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा आपसे, उस ऑब्जेक्शन के पीछे कोई तो ऑब्जेक्टिव है, उसका कोई तो मकसद है, या उसे शौक आ रहा है कि हमारे भाई आएंगे और हमारे भाई को परेशान करूंगा, इनसे ऑब्जेक्शन करूंगा। नहीं भाई, उसका भी बिजनेस उसमें लगा हुआ स्टेक पर है, वो आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था कि सर अगर ऐसा होगा तो मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, और आपने कहा अरे सर फील्ड में बहुत ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन कहाँ था? पर आपने क्योंकि उससे समझने की कोशिश ही नहीं करी, आपने उससे कनेक्ट ही नहीं डेवलप किया आपने। तो पीपल स्किल्स सर जो मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ सर, LDS मेरा एक टॉपिक है, लीडरशिप दिल से, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जो मैं कॉर्पोरेट में लेता हूँ, उससे कनेक्ट करता हूँ और फिर बिजनेस पे लाता हूँ सर। गाँव से अभिषेक सर, हो सकता है अभी आप तो गाँव से नहीं रहे होंगे। नहीं, मैं गाँव से ही अच्छा, हूँ। गाँव से, जी। तो फिर एक सवाल पूछूंगा और तमाम सुनने वाले भी मुझे ऐसे आंसर में बताइएगा। जी। सर मैं तो गाँव से ही हूँ, मैंने बताया चिरोड़ी गाँव है मेरा, जी। गाजियाबाद में पड़ता है, जी। लोनी के पास। सर मेरे पास एक गाय है, हमारे पास एक गाय है, और सब लोग बताएं मुझे, ठीक है, और एक बछिया है सर, ठीक है। गाय की बछिया। हाँ, हाँ। और उसको हमें पहले ऐसा होता था सर, एक घर इधर होता था और एक घर 100 200 300 मीटर दूर होता था जहां जानवर बांधे जाते थे। बिल्कुल। हमें इधर से उधर लेके जाना है उसको, जी। और आप या तो बछिया पकड़ कर चल सकते हैं और या गाय, दोनों को नहीं पकड़ के चल सकते। तो या तो माँ को पकड़ के चल सकते हैं, गाय को या बछिया को। तो इन दोनों में से आप किसको पकड़ कर चलेंगे कि दूसरी वाली ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाए? माँ को। आप पकड़ के किसको चलेंगे, बछिया अच्छा, को? बछिया को, क्योंकि माँ पीछे पीछे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद बछिया को ले जाना है या गाय को? गाय को, दूध तो गाय दे रही है, लेकिन पर पकड़ के किसे चलोगे? बछिया को। मैं कहता सर ये बछिया दिल है और ये गाय दिमाग है। अगर आपको सच में, मैं कहता हूं हाँ दिमाग से ही काम करवाना है, पर अगर लोगों के दिमाग पे राज करना है, लोगों के दिमाग को अपने साथ जोड़ना है, पकड़ के बछिया चलो। अगर आपने गलती से गाय पकड़ के चले तो सर बछिया भागेगी जरूर, और अगर बछिया भागी तो आप तो छोड़ दो, 10 भी लग जाओगे ना उसे माँ को पकड़ने में, गाय को पकड़ने में, रोक ही नहीं पाएंगे। हम लोग समझ ही नहीं पाए इस बात को, डायलॉग बाजी चल रही है। मुझे तो लीडर का एक डायलॉग होता है, मुझे तो बिजनेस चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सेल्स चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे सेल चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, सेल्स में उन पे जो सीनियर्स होते हैं, लीडर्स हैं, उनसे एक बात कहता हूँ मैं कि मैंने दोस्त नहीं चाहिए आपको, आप ये डायलॉग ही मार रहे हो। बोले नहीं सर हमें बिजनेस चाहिए, इसलिए तो कह रहे हैं हमें तो सेल्स से मतलब है, हमें सेल्स से मतलब है। मैंने कहा सच में अगर सेल्स से मतलब होता ना, मैंने कहा मुझे बताइए पेड़ से हमें क्या चाहिए? फल, छाँव। फल कहाँ लगती हैं सर? पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर? तो क्या करूं, पानी भी ऊपर डाल के छत पे जाके फल पे डाला हूँ, खाद भी पत्तों पे डाल के आऊँ। खाद और पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ में। मैंने कहा अगर तुम्हें सच में फल चाहिए होते ना तो तुम ध्यान जड़ का रख रहे होते। ये डायलॉग मार रहे हो सर। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एस्पेक्ट बदलने की, थोड़ा पर्सपेक्टिव, थोड़ा नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं, कि अगर हमें सच में, मैं तो सेल्स पे एक उदाहरण दे रहा था सर, एक साहब खड़े हुए, सीनियर मैनेजर थे, एक साहब खड़े हुए, बोले जी आई लव लड्डूज। ये मेरा अब कितने समझते हैं लोग, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि मैं आपके मंच पे बात कर रहा हूँ। एक साहब खड़े हुए, सीनियर मैनेजर थे, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल सर। वो बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स वाई, सेल्स पे कोई डिस्कशन चल रहा था, बोले आई लव लड्डूज, यहाँ लड्डूज का मतलब रिजल्ट, बिजनेस। बोले जी आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। बोले अपने को रिजल्ट चाहिए जी, आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मैंने कहा ग्रेट सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर मैंने कहा सर यू लव लड्डूज, दैट्स वाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे, लव योर मम्मा, शी विल मेक्स लड्डू डेली। मैंने कहा आप गड़बड़ी ये कर रहे हो कि लड्डू प्यार कर रहे हो, इसलिए सप्ताह में एक बार मिल रहे हैं। मम्मी से प्यार करो, मम्मी से डेली मिलेंगे। लड्डू बिजनेस है सर, लड्डू सेल्स है। वो जो मम्मी है वो आपकी टीम है, वो आपके क्लाइंट हैं, वो आपके लोग हैं। आपका काम लड्डुओं से प्यार करना नहीं था,
आपका काम तो टीम से प्यार करना है, आपका काम तो क्लाइंट से प्यार करना है, आपका काम लोगों का ध्यान रखना है। लोग आपके लोगों का ध्यान रख लेंगे, लोगों बिजनेस यानी आपकी कंपनी का। पर्सपेक्टिव एक रीजन क्यों मैं ये पॉडकास्ट करता भी हूँ, ताकि मुझे भी बहुत चीजें सीखने मिलती है। और जिस तरह से पर्सपेक्टिव, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो आज आप मिथ्स लोगों के तोड़ रहे हैं, कि जो सोसाइटी पैसे को लेके, रिश्तों को लेके, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। गाने वाला तो और इंटरेस्टिंग था, दिल और दिमाग वाला। इस तरह के जितने एग्जांपल्स दिए हैं, कोइंसिडेंटली लास्ट 4-5 दिन में मेरे कभी पीयर ग्रुप्स या किसी से बात हुई है तो इस तरह के टॉपिक आए हैं। जी जी जी। लेकिन अब मैं उस स्टेज पे हूँ आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन कि मैं अब उनको जवाब दे सकता हूँ कि सर एक्चुअली क्या है, जैसे मैं आपने कहा तो मैं बताता हूँ, बुराई पैसे में थी नहीं सर, बिल्कुल पैसे में डाली गई है बुराई, ताकि हम उस पैसे से बचना शुरू कर दें, हम उस पैसे से दूर हटना शुरू। और इसका बहुत, इसको मैं टैपिंग बोलता हूँ। एक चीज़ की नहीं सर, सर मुझे आपका इतना बड़ा मंच मिल रहा है तो एक ऐसी सामाजिक बात मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए होता क्या है सर, इन पॉडकास्ट के मकसद क्या होते हैं। ठीक है, मुझे और आपको जो ईश्वर की कृपा से लोगों का प्यार मिले वो मिले, लेकिन एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव की भी तो कोशिश हम करें। एक टैपिंग और बताता हूँ सर, और इस टैपिंग को बताने के पीछे मेरा एक दर्द भी है, मेरी एक तकलीफ भी है। आज किसी भी कंपनी में चला जाइए, सबसे आपको मालूम है सर, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे पास किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आपने बात करते हुए भी लोगों को सुना होगा, हर आदमी किस में घूम रहा है? तनाव में। हालांकि मेरा उस पर अपना मानना अलग है, उस विषय पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ सर। क्यों नहीं मिलते हंसते हुए लोग, क्यों नहीं मिलते मुस्कुराते हुए लोग? उसका रीज़न बताता हूँ सर। हमने हंसने को, मुस्कुराने को, खुश रहने को लापरवाही से जोड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए सर, एक परिवार में 2 भाई हैं, एक बड़ा गंभीर रहता है, चुप रहता है, कम बोलता है, दूसरा हमेशा हंसता मुस्कुराता और दांत फाड़ता रहता है। बताओ आप क्या बोलोगे? अरे आज वहाँ जा रहे हो ना, कौन से बात करना? नहीं, मतलब इसका मतलब दोनों में से जिम्मेदार घर में किसको माना जाता है? या यूजुअली जो कम बोलता होगा, चुप है, रहता। अरे बोले एक चुपचाप, काम सीधा करना, उससे साधा। करना, अरे वो तो सारे दिन दांत फाड़ता रहा, हंसता रहा, उसका कोई। बिल्कुल। हमने हंसते मुस्कुराते लोगों को गैर जिम्मेदार और लापरवाह का ठप्पा मार रखा है। आप अपनी कंपनी में पहुंचते हैं सर, और आपके 2 एम्प्लॉय आपको दिखते हैं, एक बड़ा स्ट्रेस में, बड़ा तनाव में, बड़ा ऐसे चुप ऐसे करके बैठा है, एक हंस रहा है, एक खिलखिला रहा है। आप ही हंसते हुए से क्या बोलोगे? काम कर लिया कर, सारे दिन दांत फाड़ता रहता है, काम कर रहे लापरवाह। उससे पूछ क्या हुआ है? आपको लगता है इसी ने कंपनी सिंह पे थाम रखे, नहीं तो मेरी तो कंपनी गिर जाती। समझ रहा हूँ कुछ लोग इस कंपनी में भी क्यों सीरियस रहते हैं। यस, अब लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया सर। मैं बता, ये आप अभिषेक सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लोगों ने क्या शॉर्टकट अपनाया? बोले जिम काम वाम छोड़ो, सीरियस रहो, ताकि तुम्हें क्या मान लिया जाए। और हंसते हुए लोगों को हमने क्या ठप्पा मार दिया? हंसता मुस्कुराता आदमी कैसा है? मेरा इस पर दूसरा कॉन्टेक्स्ट है सर, लेकिन उससे पहले जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कह दूँ। इस समय की बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या बताता हूँ सर। हर मैरिड आदमी का एक डायलॉग होता है वाइफ के बारे में, यार घर पे बड़ा कलेश है, लड़ती है, झगड़ती है, ये है वो है। 90% डायलॉग बाजी तो यही करता है सर। मेरा एक सवाल है सर, हमने बच्चियों के दिमाग में ट्रैपिंग, बताता हूँ सर। वैसे मैं अब आपकी थोड़े समझने लग गया। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे कन्वर्सेशन में इसलिए भी मजा आ रहा है सर, मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि अब आप वहाँ, मतलब आप उसको 10-12 साल की बेटी थी सर, जब हमारे घर में 10 साल की बच्ची थी, तो हमने उसके दिमाग में क्या फितूर घुसाया था कि हंसी, एक डायलॉग सुना आपने, हंसी तो फंसी। हमने बच्चियों के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि अगर हंसोगी, मुस्कुराओगी, खुशी दिख गई, हंसती दिख गई, तो तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठ जाएगी, तुम्हें लापरवाह, तुम्हें कैरेक्टरलेस मान लिया जाएगा, हंसी तो फंसी। अब 10-12 साल की, आप कभी नोटिस कर लेना सर, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई परिवार आ जाए, घर में लड़की हंस नहीं सकती, क्योंकि उसके दिमाग में क्या घुसाया गया है? हंसती हुई लड़की बदतमीज होती है, हंसती हुई लड़की थोड़ी सी कैरेक्टरलेस मानी, हंसी तो फंसी। अब वो 10 साल से उसके दिमाग में है कि बेटा हंसना मत, पब्लिक में मत हंसना, रिश्तेदारों के सामने मत हंसना, लोगों के सामने। वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, अरे तो जब 25 साल की होकर शादी करके जाएगी तो आरती उतारेगी आपकी, कलेशी करेगी, वो तो झगड़ेगी। भाई जिस लड़की को तुमने पिछले 15 साल से हंसने से मना कर रखा है, उसके दिमाग में बैठा रखा हंसती हुई लड़की बदतमीज होती है, हंसती हुई लड़की लापरवाह होती है, कैरेक्टरलेस होती है, तो वो तो कलेशी करेगी। इन बच्चियों को हंसने दीजिए, इन बच्चियों को। और टैपिंग सर, सबसे आसान तरीका रोकने का क्या है? अच्छा सर, ये नेगेटिवली नहीं रोकेंगे, इतना भी ध्यान रखना। टैपिंग की सबसे बड़ी खूबी क्या है सर? एक भी चीज नेगेटिवली नहीं रोकी जाएगी। आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो बात तो हमारे ही फेवर में कही जा रही है,
जैसे हंस पॉजिटिव बोलोगे तो नज़र लग जाएगी। अब आपको क्या लगेगा, हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि मुझे नज़र ना लगे इसलिए बोली उसने बात। नहीं, उसने ये बात इसलिए बोली है ताकि तुम हंसना, मुस्कुराना, पॉजिटिव बोलना, खुश रहना, नेगेटिव बोलना शुरू करो। नेगेटिविटी मंत्र बन जाएगी। जब मंत्र बन जाएगी तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे लोअर मिडिल क्लास बने रहोगे, लोअर मिडिल क्लास बने रहोगे, वो तुम पर राज करते रहेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की बात नहीं कर जी रहा, जी लॉबी जी की जी बात कर रहा हूँ जी। जी। आप मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा-थोड़ा पॉज़ इसलिए ले रहा हूँ आपके आंसर के बाद, क्योंकि मैं खुद जब उसको प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे उसमें इतनी सच्चाई दिख रही है, जो आप सारी चीज़ें बोल रहे हो। आपने ना बार-बार ये टैपिंग वाली बात कही है, मुझे बताइए, चलिए अब हम मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत लोग इसके शिकार हो गए हो गए, और ऐसे मैक्सिमम ऑडियंस भी होंगे। बिल्कुल। अब उन्हें इस चीज़ से निकलना है, इसका सॉल्यूशन बताइए। सर मैं इस सवाल के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी पॉडकास्ट का काम समस्या बताना नहीं है, बिल्कुल। पॉडकास्ट का मकसद है सॉल्यूशन बताना। इसमें दो बातें कहूँगा सर। देखिए सर, हमारी समस्या ये है कि हम कीचड़ में खड़े होकर पैर धो रहे हैं। आप 2 घंटे धो लो, 2 दिन धो लो, पैर तो गंदे ही रहेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सर एक लॉ ऑफ इनर्शिया है। मेरी थ्योरी ना बदलाव पे भी थोड़ी अलग किस्म की थ्योरी है। हमें चेंज के नाम पर कॉर्पोरेट्स में या ट्रेनिंग के नाम पे मोटिवेशन हो, लाइफ कोचिंग हो, एक टैपिंग और उसे टैपिंग भी है, और फिर बताऊंगा बदलाव कैसे। हमें क्या बताया गया है सर, जब जब बदलने की बात आती है तो क्या कहा जाता है, अंदर से बदलो या बाहर से बदलो। हमें तो बोला जाता है अंदर से, तो बोलते ही हैं कि अंदर से अपने आप के अंदर अंदर से बदलो, चेंज लाओ। अंदर से अपने अंदर चेंज लो। ये फिर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, ट्रैपिंग है अभिषेक सर। इसमें उन्होंने बता भी दिया कि हम चाह रहे हैं कि तुम बदल जाओ, और उन्होंने तरीका भी वो बताया जिससे आप कभी बदल ही नहीं पाएंगे। अब उदाहरण देकर बिल्कुल। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सर। देखो, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं चाह रहा हूं कि तुम बदलो, बिल्कुल। और तरीका ऐसा बताया कि आप सारी जिंदगी भी करते रहे, सारी जिंदगी भी करते रहे, तो आप बदल नहीं पाएंगे। उदाहरण देता हूं, आप इसको समझिएगा। ठीक। मेरी थ्योरी ये है सर, चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। सर इस हॉल में हम ये अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि सर मेरी रिक्वेस्ट है, इसको और ब्यूटीफाई करवा दीजिए, और बेहतर बनवा दीजिए, और सुंदर बनवा दीजिए। क्या क्या करेंगे सर? वो लगा देंगे अपन कुछ पोर्ट्रेट टाइप, फिर फूल वूल थोड़े से लगा कहाँ से आएगा सर? बाहर से। फ्लोरिंग कहाँ से आएगी सर? बाहर से। कर्टेन कहाँ से आएंगे सब सर? कुछ बाहर लाइट? से। बिल्कुल। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, पर वो अंदर से नहीं आते, वो आएंगे तो बाहर से ही। आप गाड़ी से जा रहे हो सर, ठीक है। और आपके दोस्त ने बोला कि अभिषेक भाई कार मोड़ लो, हाँ। तो आप नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्या मोड़ते हैं आप? स्टीयरिंग। उन्होंने बोला क्या था, स्टीयरिंग मोड़ने के लिए, कार मोड़ने के लिए? कार मोड़ है। कार थॉट्स हैं सर, कार अंदर थॉट्स हैं, और स्टीयरिंग शब्द हैं सर। मैं ये कहता हूं, जब जब आपको बदलाव लाना हो, वो कार ही बोलेंगे, वो गलत नहीं बोल। देखो ध्यान देना, मैं ये नहीं कहता वो उन्होंने गलत हो, कोई ये थोड़ी बोलने बैठ जाएगा स्टीयरिंग मोड़ लो। उन्होंने सही बोला है कि कार मोड़ लो। समझना आपको है कि आपके हाथ में कार नहीं है, आपके हाथ में क्या है, स्टीयरिंग है। मैं कहता हूं आपके दिमाग में, आपके हाथ में थॉट्स हैं क्या? हमें ये सिखाया जा रहा है अपने विचार बदलो, अपने विचार बदलो। विचार, यहाँ कोई बटन लगा हुआ है क्या सर जिन्हें बदल दूं मैं? अगर ये इतना आसान काम होता तो बदल नहीं लेती दुनिया। आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी, कोई डिप्रेशन में चला जाता था या कोई नेगेटिव सा स्ट्रेस में जाता था, डॉक्टर साहब के पास ले जाते थे। डॉक्टर साहब एक सलाह दिया करते थे कि सर इन्हें कुछ दिनों के लिए कहाँ ले जाओ, बाहर ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अंदर वाले कमरे में ले जाओ, इन्हें बदल दो अंदर ले जाके? डॉक्टर साहब भी बाहर जानते थे बदलाव अंदर नहीं आते, बदलाव बाहर आते हैं। बदलाव सर बाहर से आएंगे, जब जब बदलना हो। सर विचार आप बदल कैसे दोगे, मैं आज तक नहीं समझ पाया। और अब मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट, सर। लेकिन यहाँ पर मेरे को मतलब इस हिसाब से सोचा नहीं, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है, ये मैं शायद सबकॉन्शियसली कर लेता था ये कुछ भी। जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने देखा है मेरे दोस्त लोग अपने कमरे में बैठ के बंद होके ये हो जाते हैं, लेकिन मैं घूमने निकल जाता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सही तरीका है सर। हम 90% लोग गलती पता क्या करते हैं, जैसे ही नेगेटिव हुए, जैसे ही परेशान हुए, हम डिस्कनेक्ट होते हैं, करेक्ट। और यहीं मार खा जाते हैं। मेरी एक थ्योरी है सर कि जब जब नेगेटिव हो, जब जब स्ट्रेस आए, तो एक थ्योरी दी है मैंने, कैप, CAP, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन। तुरंत उसी समय जैसे ही नेगेटिविटी आई, स्ट्रेस आया, सर नेगेटिविटी बुखार की तरह है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको एकदम 102 डिग्री आया हो कि भाई सीधा मैं तो सो के उठा 102 आ गया?
98 से क्या आएगा? 99, 99 से क्या होगा सर? 100, 100 से 101। हमारी गलती ये है कि हम 98 से 104 तक मजे ले रहे होते हैं, हम उस नेगेटिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको सीधा भूख ऐसी लग गई कि और मैं तो मर जाऊंगा? शुरू में इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी, नेगेटिविटी शुरू में इतनी आई थी, उस समय क्या कर रहे थे? मैं 2 उदाहरण इस पर हमेशा देता हूं सर, अगर आप कर सकते हैं। सबसे पहले, इफ़ यू वांट टू चेंज योर साइकोलॉजी, चेंज योर फिजियोलॉजी। हमें उल्टा बताया गया है। मैं कहता हूं अगर साइकोलॉजी बदलनी है तो बदलो फिजियोलॉजी। एक मूवी आई थी सर, पीके, हाँ, आमिर खान वाली। उसमें एक सीन है, मतलब उस सीन ने मेरा ज़िंदगी बदल दी सर, मेरा नज़रिया ही बदल दिया। उसमें एक सीन है, आमिर खान साहब बैठे हैं, अनुष्का शर्मा आती हैं, बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है, पापा ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ है। अब जैसे अनुष्का शर्मा आती है तो आमिर खान साहब बोलते हैं आओ डांस करेंगे। अनुष्का बोलते थे दिमाग ख़राब है, पागल है, डांस तो हम कब करते हैं? जब हम खुश हों। करेक्ट। आमिर खान बोलते हैं पर हमारे गोला पे तो डांस तब करते हैं जब दुखी हों, और ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। पर एज अ ट्रेनर मैं इस सीन के साथ रह गया, मैंने कहा ये कहा क्या है? आमिर खान ने क्या कहा सर? हमारे गोला पे तो डांस कब करते हैं? जब दुखी हो। अनुष्का क्या, और हमारे गोला पे धरती पे क्या चल रहा है? डांस कब करना है? जब आप खुश हैं। मेरा सवाल, आप डांस करके खुश हुए हैं या ऑलरेडी खुश थे? करके हुए, बट यहाँ पे केस में तो हम ऑलरेडी खुश थे। हाँ, करेक्ट। तो तुम डांस करने की जगह मटर भी छील लेते तो क्या फर्क पड़ता आपकी जिंदगी में? खुश थे ही ऑलरेडी। डांस कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तुम नेगेटिव हो, तुम स्ट्रेस में हो, दुखी में हो, उठो, अपनी फिजियोलॉजी बदलो, 2-3 मूव करो, तुम्हारा वहां से फोकस हटेगा और 2 मिनट बाद भूल जाओगे तुम क्या हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में। बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्शियसली शायद नहीं करता था, बट ये चीजें होती हैं। आप कभी नोटिस करना सर। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लग रहा है, क्या मैं, आप बताइए, ये सही समझ रहा हूँ क्या कि बहुत सारे लोग होते हैं जब ब्रेकअप में जाते हैं तो वो लोग जिम विम बहुत हिट करके इस चीज को अगर ओवरकम करना होता है ओवरकम सर। करने के लिए, और बिल्कुल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर? सर मैं तो, आपने टॉपिक बहुत शानदार पूछा है जी। एक शब्द है ब्रेकअप। हाँ, मैं तो अपने यूथ से बोलता हूँ, मेरे दोस्त, इस शब्द की इज्जत रख लो। इसमें है ब्रेक अप। अरे ब्रेक के बाद अप गए तो ब्रेकअप हुआ, तुम तो ब्रेक डाउन में जा रहे हो, तुम ब्रेकअप में जा कहाँ रहे हो? इस शब्द की तो इज्जत रखो कम से कम। ब्रेक के बाद तो आप जाइए और बेटर पर्सनैलिटी बनिए, और बेटर कम्युनिकेटर बनिए, और बेहतर इंसान बनिए, और बेहतरीन शख्सियत बनिए। मेरा पॉइंट ये है सर, आप कभी देखना ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करेगा आदमी? स्टेटस लगाएगा, टुकरा के मेरा प्यार, नेगेटिव स्टेटस लगाएगा सारे, बोलेगा नेगेटिव, दुनिया ऐसी दुनिया। अब वो पता ही नहीं वो ट्रैप में फंस चुका है। जिस ट्रैप से उसे निकलना था वो एक्चुअली उस ट्रैप में फंस चुका है, अब वो निकल ही नहीं सकता कभी भी। आप कभी बिजनेस में भी देखिएगा सर, जिन लोगों को लॉस हुआ, ट्रेडिंग में देख लीजिएगा सर, और वो अगले ही दिन से उस लॉस को भूल के काम पे लग गए, वो फिर प्रॉफिट में चले जाएंगे। पर हम पिछले लॉस को तब तक ढोते हैं जब तक लाश में ही ना बदल जाए। हम लॉस से लाश तक की यात्रा करते हैं हम लोग। तो मेरा पॉइंट, हम उसे छोड़ते नहीं एक्चुअली। जिस दिन हम छोड़ना सीख गए, एक वो आपने इतना शानदार टॉपिक याद दिलवा दिया सर, जिससे पिछले 2-3 महीने से इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, और इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है सर, एक रविशंकर जी, आदरणीय रविशंकर जी गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा टॉपिक है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। मैंने उस पर एक टॉपिक बनाया है सर, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। अगर आप गौर करें ना सर, हम पे छोड़ना भी नहीं आता। रिश्ता हो, पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या बिजनेस हो, हम घसीटते हैं उसको। मैं बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ना सर पीछे हटने को तो पाप बना रखा है, अपराध बना रखा है। मतलब ऐसा पेश करेंगे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी पीठ मत दिखाना, कभी पीछे मत रहना। मैंने कहा महाराज रहम करो इन बच्चों पे। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है कि कार का आविष्कार मोटिवेशनल स्पीकर्स ने नहीं किया, वरना ये बैक गियर डालते ही नहीं, रिवर्स गियर ही नहीं डालते। कैसी बात कर रहे हो? इन बच्चों के ज़िंदगी में क्यों इतना मुश्किल बना रहे हो किसी काम को? अच्छा एक बताइए अभिषेक सर, जब कभी आप जा रहे होते हैं और कोई फ्लाई ओवर आ जाए और आप 4th या 5th गियर में गाड़ी चला रहे, तो कौन से गियर में गाड़ी डालते हैं? फ्लाईओवर अगर आ गया हाँ, तो पीछे करते हैं अपन, 4th से 2nd में लाएंगे, 3rd में पीछे लाएंगे, जाते 2nd में जाएंगे, लाएंगे। बिल्कुल। हाँ, क्या सबक मिला सर? जब जब ऊंचाइयों पे जाना हो यार, पीछे तो हटना पड़ेगा।
ऊंचाई पे जाने की तो पहला ही नियम ये है कि आपको पीछे हटना चाहिए। और आपने इन लोगों के दिमाग में, यूथ के दिमाग में, बिजनेस करने वालों के, भारत में 90% जिन्होंने बिजनेस में लॉस झेला सर, वो तब नहीं झेला जब वो बिजनेस में फेल हुए थे। एक्चुअली जब मैं कोई रेडीमेड गारमेंट की दुकान डालूंगा या मैं ट्रेडिंग ही शुरू करूंगा सर, तो जो बजट मैं शुरू में लेके बैठूंगा ना सर, वो बजट तो मैं वो लेके बैठूंगा जिसे मैं झेल सकता हूँ, जिसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैं गलती क्या करता हूँ, मेरे समाज ने, मैंने माहौल क्या बनाया हुआ है कि पीछे मत हटना। मुझे दुकान खोलने के 6 महीने से साल भर के बाद समझ में आ गया तो दुकान चलेगी नहीं, पर पीछे नहीं हट पाया मैं, क्योंकि हमने एक डायलॉग दिया हुआ है, लौट के बुद्धू घर को अगर वो पलट के आ गए तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, बुद्धू। मैं हाथ जोड़ से समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मुहावरे को बदलो। ये दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू ने कहा था, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं अभिषेक सर कहता हूँ, लौट के समझदार घर को आए। जो लौटने की हिम्मत दिखा दे ना, वो समझ, उससे बड़ा समझदार नहीं मानता मैं। पलटने दीजिए इन बच्चों को, इन युवाओं को। एक लड़के ने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। अब उनको 5-6 महीने में समझ में आ गया कि नहीं चलेगा, पर वो पलटने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि पता है दोनों तरफ फैमिली क्या लेके खड़ी है, इंतजार इस बात की कर रही है तुम पलटो और हम तुम्हें ह्यूमिलेट करेंगे, हम तुम्हें नीचा दिखाएंगे। फिर यही बच्चे एक दूसरे के खिलाफ वो कदम उठाते हैं जो आजकल उठ रहे हैं, क्योंकि पलटने के लिए तो आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। एक बच्चे ने गलत जॉब ज्वाइन कर ली, पर आपने पहले ही डायलॉगबाजी कर दी। अब उसको मालूम है मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, स्ट्रेस में हूँ, तनाव में हूँ, डिप्रेशन में, पर पलटने ही नहीं देते। इन बच्चों को पलट, मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुछ भी ना कर सको ना लोगों के लिए, दुनिया के लिए, तो वो रिश्तेदार और वो नागरिक बन जाओ जो किसी के पलटने पर उसे बुद्धू ना गए। बस खड़े होकर ये बोल देना, बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता है, और ये सर साधारण है। और आपको कायदे से बताऊं सर, मतलब बड़े बड़े योद्धाओं को मालूम था कि कब पलट जाना चाहिए। एक अजीब सी बात बताऊं सर, पता नहीं कितना मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, गुल्लक करके एक वेब सीरीज है, उसमें एक बड़ा भाई छोटे भाई से एक डायलॉग बोलता है कि यार मुन्ना, तुम इतिहास के छात्र हो। इसको सही कॉन्टेक्स्ट में ले जाना, बिजनेस और उस जी, 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 कॉन्टेक्स्ट जी। में। बोले यार मुन्ना, तुम इतिहास के छात्र हो, कोई एक योद्धा बताओ जो बहादुर भी हो और जिंदा भी हो। अभिमन्यु नहीं रहे। सारे मरेंगे सब सर, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह सारे रहे हैं। मरेंगे। यानी यहाँ बहादुर से मेरा मतलब क्या है, समझ लो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि यार जब मौका मिले, जब तुम्हें लगे, तो रुक जाओ। रुक जाना फेल हो जाना नहीं होता सर, पलट जाना हार मान लेना नहीं होता। यही बच्चा फिर पलट के जाएगा। कलाम साहब इंटरव्यू में फेल हुए थे, राष्ट्रपति बन गए। अमिताभ बच्चन साहब इंटरव्यू में एयर इंडिया के उसको बोल सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशवाणी के इंटरव्यू में फेल हुए थे, मध्य सदी के महानायक बन गए। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुए थे, क्रिकेट के भगवान बन गए। महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल में फेल हुए थे, दुनिया के बेताज मतलब उनसे कैप्टन कूल बन गए। तो आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर फेल हो रहा है, कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। इनको लड़खड़ाने का हौसला तो दें। हम बच्चों को अपने से लड़खड़ाने का हौसला नहीं देते। उनको डर लगता है कि जरा सी गलती होते ही ये दुनिया खड़ी हुई है तलवार लेकर। और इसमें मैं तो टीचर ट्रेनिंग में भी हूँ सर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी हूँ, माँ बाप से पेरेंटिंग में भी हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ यार कम से कम तुम तो अपने बच्चों के प्रति थोड़े से तुम्हें देख के तो बच्चों में, मेरा एक सूत्र, मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पर मानना है सर, कि ज़िंदगी में बनना है तो किसी का हौसला बनिए, डर मत बनिए। इसलिए नहीं कि आप दूसरे पे एहसान कर रहे हैं, चलो मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, क्यों बनिए सर। आदमी, मुझे बताइए डरता किन चीज़ों से? अंधेरे से, भूत से, मौत से, चोर से, कुत्ते से, सांप से, चमगादड़ से, बिल्ली से, शेर से, अजगर से, आतंकवादी से। और हौसला किन चीज़ों से मिलता है? देख के दोस्त दिख जाए, यार कोई बात नहीं, दिख गए मेरे दोस्त। परिवार का कोई दिख जाए, देवता, भगवान, फरिश्ते, इनसे क्या मिलता है? हौसला। मैं लोगों से कहता हूँ अगर कोई आपको देख के डर रहा है, या तो आप कुत्ते हैं, या आप चमगादड़ हैं, या आप बिल्ली है, या आप जानवर है, या आप आतंकवादी हैं, या चोर हैं, या भूत हैं। यार तुम्हें देख के कोई डर रहा है? यार तुम्हें देख के तो लोगों को हौसला मिलना चाहिए कि मैं पलट भी जाऊंगा तो अमर भाई खड़े, मैं पलट भी जाऊंगा तो अभिषेक भाई खड़े, मेरे कंधे पे हाथ कर रख के कहेंगे कोई बात नहीं यार, चल फिर से कोशिश करेंगे। पर पता नहीं क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जिस दिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, इवन बिजनेस ऑनर्स को ये हौसला मिल गया, स्टार्टअप वालों को, एंटरप्रेन्योर्स को ये हौसला मिल गया कि मैं पलटूंगा, तो मेरे पलटने का मजाक नहीं बनाया जाएगा, मेरे पलटने पे ताने नहीं मारे जाएंगे, मेरे पलटने को कमतर करके नहीं देखा जाएगा,
उस दिन आप इस देश की तरक्की देखिएगा सर, इस देश में बदलाव देखिएगा समाज में। और बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना सर इसमें। क्या बात है! अमर जी, इच्छा तो नहीं है इस कन्वर्सेशन को एंड करने की लिए, बट समय की गरिमा रखते हुए, आपके समय की रिस्पेक्ट करते हुए, एंड में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिकॉज़ आपने श्री श्री रविशंकर जी की बात करी। कोइंसिडेंटली लास्ट वीक मैंने साइलेंस प्रोग्राम किया। अच्छा। तो ये कोइंसिडेंस है, हाँ, आपको भी पता ही नहीं था। जी, 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 जी। सो बिल्कुल नहीं मालूम था उसमें मुझे। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी, जो बिकॉज़ हमने आपने इतनी सारी चीज़ें सिखाई, तो कुछ मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि उस पूरे साइलेंस प्रोग्राम में हमने एक चीज़ समझी कि इस समाज में देखिए, अपने लिए हर कोई जीता है। लेकिन 3 चीज़ें अगर कोई मनुष्य करता है, जो तीनों एस से शुरू होती हैं। एक होता है साधना, दूसरी होती है सेवा, तीसरा होता है साइलेंस। अगर ये 3 चीज़ें अगर करते हैं, तो आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, एक लेवल ऑफ वो हो जाता है। तो उसमें बढ़िया मेरा फ़ोन भी बंद था, क्या ये और आपने बड़ा काम किया है न ये मतलब वैसे। मैं अपने आप को भी टेस्ट कर, बिकॉज़ मैं विपासना करने से पहले देखना चाहता था 3 दिन में क्या कर सकता हूँ। और 3 दिन ऐसा कुछ मुझे वो नहीं लगा था। चीज़ें ऑटोमेटेड थी, टीम देख रही थी, ये सारी चीज़ें, और दुनिया वहीं की वहीं थी। ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाता, जो हमको लगता है, एंग्ज़ायटी एक रहती है कि फ़ोन नहीं देखा तो जी, क्या हो जी, जी। जाएगा। तो मैं अपने लिए वो करना चाहता था कि मैं देखूँ, क्योंकि नेक्स्ट विपासना 10 दिन का भी मुझे करना है। अच्छा, क्या जी, बात जी, है जी, सर, जी। कमाल। तो मैंने उससे पहले बोला पहले 3 दिन देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि 3 दिन में लोग पागल जैसे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा कि मेरे पूरे ग्रुप में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिनने फ़ोन रखा चालू, आह! मुँह से भले ही नहीं बोल रहे थे, बट मुझे लगा वो रियल साइलेंस नहीं नहीं हुआ। था, नहीं था। सो मैंने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं है। फ़ोटो-वोटो जो उनकी टीम ले रही थी, ऑब्वियसली उनको हम इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। वो मैंने सोचा कि मैं बाद में ले लूँगा बस, बट मेरा थॉट उधर नहीं था। तो वही मैंने सोचा, क्योंकि आपने मेंशन किया, और हमने श्री श्री जी का एक इंटरव्यू भी लिया है हमारे चैनल पे। अच्छा! अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जय हो, जय हो। जी, सर जी, जी। आदरणीय आपने गुरुदेव का नाम लिया जी, और तो कंक्लूड कर ही रहे हैं, तो इसी विषय से करता हूँ जो आपने कहा। जी, बिल्कुल। आपने एक बड़ी कमाल की बात कहती है कि आप तो कंट्रीब्यूट करते हैं, आप ये कर रहे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ दिया, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। हालांकि वो आर्ट ऑफ लिविंग था, उसको भी खत्म करूँगा, लेकिन उससे पहले इस विषय पर आता हूँ सर। मैं अक्सर ये मानता हूँ अभिषेक सर कि हमारा परिचय, आपने आपने बात की थी देने की, कि हम लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं समाज को। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने इस दुनिया से लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने इस दुनिया को दिया। सर सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है, सब्जी देता देता है। है, अखबार वाला, जो अखबार देता है, दूध वाला। दूध देता है। हमारा परिचय जो वो है जो हमने दुनिया को दिया, वो नहीं लिया। लोग बोलते हैं जी मैंने एक प्लॉट ले लिया 2 करोड़ का। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है। बोले जी मैंने मर्सिडीज ले ली। मैंने कहा हाँ भाई साहब ये तो लिया है। नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? दिया क्या है? हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, मतलब तपस्याओं में लगे हुए हैं। हम लोग, एक कॉमन सवाल चल रहा है और बड़ी बड़ी उसमें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं कहता हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं, एक शब्द में बता देता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड आता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन के शुरू में आया है कौन। आपका जो इस दुनिया को कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वही हैं। आप दवाई दे रहे हैं तो डॉक्टर हैं, आप पढ़ाई दे रहे हैं तो टीचर हैं, आप आतंकवाद दे रहे हैं तो आतंकवादी हैं। अपने आप से पूछ लीजिए, आपने इस दुनिया को, इस धरती को दिया क्या है? हम वो सुना होगा ना एक भजन सर, देवा ओ देवा गणपति देवा। कभी सुना है लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? तो सवाल ये है कि आपने दिया क्या। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बीच, वो आर्ट ऑफ लिविंग वाला था। एक्चुअली सर जिस दिन हम छोड़ना सीख जाएंगे चीज़ों को, अब छोड़ने से मेरा मतलब क्या है, हम लोग बॉलीवुड वालों को, पैसे वालों को ना, एक्चुअली क्या है कि हमारे दिमाग में ये भी एक ट्रैपिंग है, हमारे दिमाग में उनके प्रति एक नफरत भर दी जाती है। तो हम कल्चर के नाम पे, संस्कार के नाम पे डायलॉग बाजी करते हैं, इनमें संस्कार नहीं है, इनमें कल्चर नहीं है, इनका ये नहीं है। मैं उल्टा कहता हूँ सर, कल्चर के मामले में ये इतने बढ़िया, इतने सुलझे हुए लोग हैं ये हमसे। आमिर खान साहब का तलाक हो जाएगा, कभी सुना आमिर खान वाइफ को ये बता रहा है ये ऐसी थी, या वाइफ बता रही है आमिर खान ऐसा था। ऋतिक का सुजैन से हो गया, कभी सुना है सुजैन ने कहा ऋतिक रोशन बेकार आया है, ऋतिक रोशन कह रहा है नहीं, नहीं, सुजैन। नहीं, नहीं, कभी नहीं। आप हम लोगों की क्लास में देख लीजिएगा, मिडिल क्लास में, समझ गया। जब तक हम ये सिद्ध ना कर दे मेरी पत्नी बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस थी और पत्नी ये सिद्ध ना करते इसके 4 से अफेयर चल रहे थे, जब तक हम घोच नहीं कर देंगे ना उस रिश्ते में, जब तक हम एक दूसरे को नीचा ना दिखा दें। बिजनेस पार्टनर 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं 6 साल से, एक कह रहा है ये जय है तो मैं वीर हूँ, ये कह रहा है ये राम है तो मैं बलराम हूँ, ये राम है तो लक्ष्मण है, और जिस दिन अलग होते हैं, इसने मुझे ठग लिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, मतलब हम छोड़ना ही नहीं जानते। हमें लगता है मैं जितनी सफाई दूंगा, मैं कहता हूँ नहीं मेरे भाई, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, और गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। आप सफाई दे के ये मत सोच लेना मैं उसको नीचा दिखा दूंगा, उसको गलत सिद्ध कर दूंगा, नहीं, हो गए ना अलग, ठीक है, बड़े बड़े लोग अलग होते हैं,
हम डिपार्ट होना ही नहीं जानते। हम लोग हम लोगों को एक वन ऑफ माय फेवरेट शेर है सर, क्यों फिर जब तक हम दो लोग फिर एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। मेरी एक लास्ट शेर सुनाता हूँ सर, वन ऑफ माय बिल्कुल, फेवरेट बिल्कुल। शेर कि दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। और इसमें जो लाइन है कि हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? ज़रूरी है कि इल्ज़ाम ही लगा के छोड़ोगे? अरे छोड़ दोगे, हमारी बनी नहीं। अच्छी पैंट और अच्छी शर्ट, हो सकता है दोनों अच्छी हों, पर दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो इसमें बुरे ये सिद्ध करना थोड़ी ज़रूरी है कि एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रैपिंग है सर। हम एक को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा जरूर बताएंगे। जब जब आपको ये बोलना होगा ना अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा एक्टर है, तो आप कहेंगे शाहरुख तो कुछ नहीं है उसके सामने। अरे मैंने कहा इसमें इसकी क्या जरूरत थी? तो मैं तो इस बात को इससे कंक्लूड करूँगा कि जब कभी ऐसा हो कि छोड़ना पड़ जाए तो प्यार से, सम्मान से और तमीज़ से छोड़ दीजिएगा। और अगर कभी पीछे हटना पड़ जाए मेरे दोस्तों, तो हट जाइएगा। पीछे हटने में और हार मान लेने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमर जी, आप आए। बहुत ही बेहतरीन कन्वर्सेशन रहा है, मेरे हिसाब से पूरा वैल्यू पैक्ड रहा है। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा हो। सर बहुत शानदार अनुभव। और मैं फिर कहता हूँ कि आपके साथ मंच साझा करना मेरे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।